अधीर सनम को मैंशन के अंदर ले आया। सनम अपनी नीली आंखों से उस खूबसूरत महल को देखे जा रही थी जिसका मालिक अधीर दी माफिया है। सनम उसकी खूबसूरती में खो गई। तभी अधीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ऊपर अपने रूम में ले जाने लगा। सनम गुस्से से अधीर को देखकर बोली, जबरदस्ती करके आप मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, मेरी मर्जी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। अधीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और लॉबी से होते हुए एक रूम के आगे खड़ा हो गया और रूम के गेट को खोलकर सनम को अंदर ले जाकर उसे बेड पर धकेल दिया। सनम अपना संतुलन खो बैठी और धड़ाम से बेड पर जा गिरी। सनम को और गुस्सा आया। वो बेड से खड़ी होकर अधीर को उंगली दिखाकर कुछ बोलने लगी। तभी अधीर ने उसे दोबारा धक्का लगा दिया। वो फिर से बेड पर गिर गई और मुंह बनाते हुए जोर से बोली, धक्का क्या मारता है, भूलने का मौका तो दो माफिया कहीं के। अधीर सनम की बात को अनसुना करके अपने फोन से किसी को कॉल करने लगा। सनम को उस पर गुस्सा आया और वो खड़े होकर उसके पास आई और अधीर से उसका फोन छीन लिया। अधीर गुस्से से उसे देखने लगा तो सनम बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके फोन का, पर यार आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो, इग्नोर क्यों करते हो, जबकि बात तो बड़ी बड़ी करते हो कि मेरी रानी हो, मेरे जंगल की रानी हो, और उसी रानी की बात को हवा में उड़ाकर उसी रानी को बार बार धक्का मार रहे हो। अधीर ने अपनी मुट्ठी भींची जिसे देखकर सनम की आंखें फैल गई। उसे अधीर की फूली हुई नसें दिखाई दे रही थी। सनम पीछे हटने लगी और अधीर उसकी तरफ बढ़ने लगा। सनम डरती हुई बिल्कुल पीछे खिसक गई और एक दीवार से जा चिपक गई। अधीर बिल्कुल उसके पास आ गया और उसके दोनों तरफ दीवार पर अपने हाथ रखकर सनम को अपनी नशीली नजरों से देखते हुए बोला, ऐसा कुछ खास नहीं बोलती तुम कि तुम्हारी हर बात को मैं सुनता रहूं। घूम फिर के यही बोलोगी कि मुझे यहाँ से जाना है तो मैं वो होने नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, दिमाग मत खाओ। इतना कहकर अधीर सनम के हाथों से अपना फोन छीनने लगा। सनम ने भी कसकर उसके फोन को पकड़ लिया और उसे नहीं छोड़ रही थी। अधीर सनम को देखते हुए बोला, इतनी लड़की, मैं ताकत नहीं लगा रहा हूँ वरना उछलकर गिर जाओगी। सनम ने कहा, लेकिन मैं तो अपनी ताकत लगा रही हूँ ना माफिया जी। अधीर को सनम पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक झटके से अपना फोन छीन लिया और सनम को एटीट्यूड से घूरता हुआ अपनी बालकनी में चला गया। सनम भी उसके पीछे पीछे चल दी। तभी उसने सुना अधीर किसी को कॉल पर कह रहा था कि मैंने कहा था ना आज पूरे दिन माइकल कहीं नहीं जाना चाहिए, फिर तुम बेवकूफ लोगों से जंगल में क्यों लेकर गए। सामने से एक आदमी डरते हुए बोला, मिस्टर बॉस माफ करना, आज माइकल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था, वो बार बार दहाड़ रहा था, हमने उसे खाना भी दिया पर वो शांत नहीं हुआ और मजबूरी में उसे पूरी टीम के साथ मिलकर जंगल ले जाना पड़ा, हम अभी उसे लेकर वापस आ रहे हैं। अधीर गुस्से से बोला, फोन स्पीकर पर करो। गार्ड ने फोन को स्पीकर पर किया। तभी अधीर अपनी दमदार आवाज में बोला, माइकल। अधीर की आवाज सुनते ही खूंखार माइकल, जो कि एक भेड़िए को कच्चा खा रहा था, अपनी जगह से खड़ा हुआ और बेकाबू होकर अधीर की आवाज के पास आया और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर अधीर को सुकून मिला और वो बोला, माइकल तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, मैं मेरे चांद को लेकर आया हूँ। अधीर की बात सुनकर माइकल उतावला और बेकाबू हो गया। माइकल ने जोर से दहाड़ा जिसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। अधीर के पीछे खड़ी सनम उसकी बातें सुन रही थी और सोचने लगी कि अब ये माइकल कौन है जिसे मेरा इंतजार था। हे भगवान, ये माफिया कितना अजीब है, मैं भी किसके प्रति आकर्षित हो रही हूँ। पता नहीं अब ये नया कौन आया है माइकल, होगा इनका ही कोई आदमी। भाई कहाँ फंस गई मैं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा वरना जिंदगी भर के लिए एक माफिया के साथ रहना पड़ेगा। पर अधीर मुझे पसंद है, मैं क्या करूँ, एक तरफ अधीर है तो दूसरी तरफ खूंखार माफिया, एक ही रास्ता है, इन दोनों की जिंदगी से चली जाती हूँ। मानती हूँ दुख तो होगा पर जरूरी भी है। सनम ने अपने आंसू पोंछे और वहां से वापस रूम में चली गई। सनम को कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकलना था, पर कैसे, क्योंकि यहाँ तो बहुत टाइट सिक्योरिटी थी जिससे वो बच नहीं सकती थी। सनम ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तभी उसे एक आइडिया आया। सनम ने आसपास देखा तो उसे एक कांच का गमला दिखाई दिया। सनम ने उसे लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी आवाज से अधीर भी हैरान रह गया और रूम की तरफ बढ़ने लगा। सनम ने टूटे हुए कांच के टुकड़े में से एक टुकड़े को उठाया और उसे अपने गले पर रख दिया। अधीर जैसे ही रूम के अंदर आया उसने सनम को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जोर से बोला, बेवकूफ लड़की, दिमाग खराब है क्या। सनम ने कहा, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं खुद को मार दूंगी। अधीर आगे बढ़ते हुए गुस्से से बोला, ऐसा कुछ भी किया ना तो कसम है मुझे मेरी माँ की तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ो उसे। सनम ने कहा, नहीं आप मुझे यहाँ से जाने दो बस, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अधीर अपनी मुट्ठी कसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सनम घबराने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने हड़बड़ी में कांच के टुकड़े को अपने गले पर हल्के से चला दिया जिससे उसे खून आने लगा और वो बेहोश होकर गिरने लगी। अधीर ने सनम को इस हालत में देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वो बुरी तरह से चीखा और तेजी से सनम के पास आया और उसे जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लिया। सनम बेहोश नहीं हुई थी, वो नाटक कर रही थी, पर उसके गले से हल्का सा खून निकल रहा था जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। अधीर सनम को देखकर पागल सा हो गया और चिल्लाया जा रहा था। उसके सभी गांठ वहां पहुंच गए और दंग रह गए। अधीर सनम को थपथपाकर बोला, सनम मेरी जान उठो, ये क्या किया तुमने, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अधीर घबरा गया था, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे उसकी सनम बेहोश नजर आ रही थी जिसे वो होश में लाना चाहता था। अधीर की ऐसी हालत देखकर सनम को बहुत बुरा लगा था। वो अपने आप को कोस रही थी पर ऐसा करना जरूरी भी था। सनम आंखें बंद किए अपने मन में बोली, मुझे माफ कर दीजिए अधीर, मैं आपको कभी इस तरह नहीं देखना चाहती थी पर मैं मजबूर हूँ, मुझे कैसे भी करके यहाँ से जाना होगा, इसलिए ये घटिया रास्ता अपनाना पड़ा। अधीर से अब सहन नहीं हुआ और उसने सनम को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेता हुआ तेजी से वहां से चला गया। अधीर तेज रफ्तार से भाग रहा था। उसकी गोद में सनम झूल रही थी और पीछे पीछे सारे गार्ड्स भाग रहे थे। अधीर सनम को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और तेजी से वहां से चल दिया हॉस्पिटल की तरफ। सनम अधीर की बाहों में सिमटी हुई थी। अधीर ने उसके गले पर अपना रुमाल रखा हुआ था और उसे अपने सीने से लगाए बैठा हुआ था। अधीर ने न जाने कितनी बार सनम के माथे को, उसके बालों को चूमा था और बार बार बोले जा रहा था कि अधीर अपनी सनम को कुछ नहीं होने देगा, अभी तो हम दोनों को पूरी जिंदगी साथ में बितानी है, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, मानता हूँ आज बहुत सख्ती से पेश आया हूँ तुम्हारे साथ, पर वो जरूरी था मेरी जान, पर वो जरूरी था मेरी जान, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझे मजबूर कर देती हो। अधीर की बातें सुनकर सनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रिदा की कही बात याद आने लगी कि उसे अधीर से ज्यादा प्यार करने वाला कहीं नहीं मिल सकता। उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। सनम को अब समझ आ रहा था। सनम को सब समझ आ रहा था, पर वो फिर भी एक माफिया के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती थी क्योंकि उसके माँ बाप इन दोनों के लिए कभी नहीं मानेंगे। सनम यूं ही उसकी बाहों में पड़ी रही। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। अधीर बिना रुके सनम को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसके सभी गार्ड्स चारों तरफ फैल गए उसकी सुरक्षा के लिए। अधीर पागलों की तरह हॉस्पिटल के अंदर भागे जा रहा था। तभी उसके सामने डॉक्टर आए जो अधीर को पहचान गए और उन्होंने जल्दी से अपनी टीम से कहकर सनम को एडमिट करने को कहा। अधीर ने सनम को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। सनम को अंदर ले जाया गया और जल्दी से एडमिट कर दिया गया। अधीर वहीं खड़ा बेचैनी से सनम को देखे जा रहा था। सनम को घबराहट हो रही थी, पता नहीं ये डॉक्टर वगैरह उसके साथ क्या करने वाले थे। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से अधीर को समझाया और रूम से बाहर भेज दिया। अधीर बाहर खड़ा बेचैन हुए जा रहा था। उसे सनम की चिंता हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। इस लड़की को अपने साथ ये सब करने की जरूरत क्या थी? अगर उसे कुछ हो गया तो अधीर क्या करेगा, कैसे जिएगा? अधीर सोच सोच कर गुस्से में पागल हुए जा रहा था और अंदर डॉक्टर सनम का चेकअप कर रहे थे।
उन्होंने देखा कि सनम को ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई है, पर शायद वो डर की वजह से बेहोश हो गई होगी। डॉक्टर ने उसके घाव पर पट्टी कर दी और पूरी तरह से उसका चेकअप करने के बाद वो बाहर चले गए और बोले, मिस्टर अधीर, शी इज फाइन नाउ, और खतरे की कोई बात नहीं है, घाव ज्यादा गहरा नहीं था। अधीर ने कहा, तो वो बेहोश कैसे हो गई? इतना कहकर अधीर कुछ सोचने लगा। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने डॉक्टर से कहा, उसकी चोट इतनी गहरी है कि वो बेहोश हो जाए? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें तो जरा सी चोट आई है, बेहोश तो नहीं होना चाहिए, पर शायद डर के मारे बेहोश हो गई होंगी। अधीर को कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसकी मुट्ठी कस गई। अधीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर ये सब नाटक हुआ तो सनम, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर अधीर तेजी से रूम के अंदर चला गया और इधर उधर सनम को देखने लगा, पर वो कहीं नहीं थी। अधीर जोर से बोला, सनम! अधीर के इतना कहते ही वहां खड़ी नर्स बोली, सर, मैडम वॉशरूम गई हैं, उन्हें अभी अभी होश आया है। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर वॉशरूम के पास जाकर खड़ा हो गया और डोर को नॉक करने लगा। उसने कहा, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और मेरी जान को डर के मारे वॉशरूम आ गया। चुपचाप दरवाजा खोलो। अधीर के इतना कहने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अधीर को कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया। उसने बिना देरी किए वॉशरूम के गेट को धक्का लगा दिया और जोर से धक्का लगाकर गेट को खोल दिया और अंदर चला गया। उसने जो देखा उसे देखकर अधीर हैरान रह गया। बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी और बाथरूम में कोई भी नहीं था। अधीर समझ गया था कि लड़की बाथरूम की खिड़की से भाग गई है क्योंकि उसका रूम ग्राउंड फ्लोर पर ही था। अधीर ने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से बोला, सनम! अधीर की तेज आवाज सुनकर बाहर खड़े सब लोग सहम गए। अधीर के एक दो गार्ड्स भागकर अंदर आए। अधीर गुस्से से बाहर आया और डॉक्टर और नर्स पर चिल्लाते हुए बोला, इतना बड़ा हॉस्पिटल और उतनी ही बड़ी लापरवाही। तुम लोगों के हॉस्पिटल से पेशेंट्स गायब हो जाते हैं और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा और तुम्हारे हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाए। अधीर की बात सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ डर गया और उससे माफी मांगने लगा। अधीर ने सबको गुस्से से घूरा और अपने आदमियों से बोला, पूरे हॉस्पिटल की तलाश लो, सनम अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी और सभी आदमियों को काम पर लगा दो। वो लड़की बचकर नहीं जानी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। इतना कहकर अधीर तेजी से वहां से चला गया और हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और पूरे हॉस्पिटल को अपने अंगारे बरसाती निगाहों से देखने लगा। उसे सनम पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सनम ने उसकी भावनाओं के साथ खेला था, जिसका बदला वो लेकर रहेगा। सभी गार्ड्स सनम को ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ पता नहीं चला। अधीर गुस्से से पागल हो गया था। उसके माथे पर खून सवार हो रहा था। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ एडी की बेदर्दी क्या होती है। इतना कहकर अधीर अपनी डरावनी निगाहों से हॉस्पिटल को देख रहा था। वहीं हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में एक कार के पीछे खड़ी सनम तेज तेज सांस ले रही थी। वो छुपते छुपाते भागते हुए वहां पहुंच गई थी। उसे कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना होगा, पर वो जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बाहर तो वो खूंखार माफिया कुंडली मारकर खड़ा हुआ है, सनम का इंतजार कर रहा है। सनम कुछ सोचने लगी, तभी उसने देखा अधीर के गार्ड्स उसकी तरफ ही आ रहे थे। उन्हें देखकर सनम झेप गई और नीचे बैठकर छुप गई। अधीर के गार्ड्स उसे हर जगह ढूंढ रहे थे और वो छुपते छुपाते आगे बढ़ती जा रही थी और एक दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने चैन की सांस ली और उसने देखा दीवार की हाइट ज्यादा ऊंची नहीं है। अगर वो थोड़ी मेहनत करेगी तो वो इस दीवार को लांघकर वहां से जा सकती है। सनम ने इधर उधर देखा और मौका देखकर दीवार लांघने लगी। अधीर अपनी कार के पास खड़ा गुस्से में जल रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उससे सहन नहीं हुआ और वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे आने पर उसे पार्किंग के साइड में हॉस्पिटल की बाउंड्री के पास सनम दिखाई दी, जो दीवार चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सनम को देखकर अधीर का दिमाग गर्म होने लगा और वो जोर से चिल्लाया, सनम! अधीर की जोरदार आवाज सुनकर सनम के होश उड़ गए। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वो खूंखार माफिया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अधीर की आवाज सुनकर उसके गार्ड्स भी सनम की तरफ बढ़ने लगे। सनम अधीर को देखकर बुरी तरह से डर गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़कर खड़ी हो गई। अधीर को भयानक गुस्सा आ गया और वो अपनी गुस्से लाल आंखों से दीवार के ऊपर खड़ी सनम को देख रहा था और उसकी तरफ भाग कर आया। अधीर जैसे ही सनम का हाथ पकड़ने वाला था, वैसे ही सनम झट से दीवार पर से कूद गई और जमीन पर गिर गई। अधीर बेकाबू हो गया और दीवार की दूसरी तरफ पागलों की तरह देखकर चीखा, सनम! सनम जमीन पर गिरी हुई अधीर को देखने लगी, जो बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। सनम घबरा गई और जमीन से खड़े होकर वहां से भागने लगी। तभी उसकी कमर में पूरी तरह से दर्द होने लगा और वो कराह उठी, हाँ मम्मा! सनम की कराह सुनकर अधीर और पागल हो गया। बिना सोचे समझे अधीर तेजी से दीवार से लांघकर जोर से कूदकर सनम के पास आ गया। सनम अधीर को देखकर भाग गई। अधीर उसके पीछे पीछे भागने लगा, पर सनम उसे चकमा देकर सड़क पर चढ़ रही ट्राली में घुस गई। अधीर को सनम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अधीर अब गुस्से में पागल हो चुका था। इस लड़की ने उसके नाक में दम कर दिया था, आज तो वो उसे छोड़ेगा ही नहीं। अधीर के सर पर खून सवार हो गया था। सनम भीड़ में छुपी हुई डर रही थी। अधीर और उसके सभी गार्ड से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अधीर भी गुस्से में पागल भीड़ के अंदर घुस गया और बीच में आ रहे लोगों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ने लगा। वो तेज तेज सांस छोड़ रहा था और अब उसका गुस्सा उसके काबू में नहीं था। अधीर आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे सनम एक औरत के पीछे छुपी हुई दिखाई दी। अधीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सनम की नजर अधीर पर पड़ी। वो झेप गई और वहां से भाग गई। अधीर उसके पीछे चलने लगा। सनम भीड़ से बाहर निकलकर आगे भागती जा रही थी। वो भागते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। अधीर और उसके आदमी पीछे पूरी शिद्दत से लगे हुए थे। सनम थक के चूर हो चुकी थी और एक जगह रुककर गहरी सांस लेने लगी। तभी उसे अधीर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अधीर की डरावनी शक्ल देखकर सनम घबरा गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और जोर से बोली, क्यों पीछे पड़े हैं आप मेरे? जाने क्यों नहीं देते मुझे? बस करिए, अब मैं थक गई हूँ भाग भाग कर। बख्श दीजिए मुझे, खुद भी चैन से जिए और मुझे भी जीने दीजिए। सनम को देखकर अधीर के चेहरे पर हद से ज्यादा डरावनी और कातिल मुस्कान आ गई। उसने बड़े डरावने तरीके से अपने चेहरे को मसला और अपनी भयानक आवाज में बोला, मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो अभी तो कैसे छोड़ दूं मेरे जान को? आओ मेरे पास, आओ मेरी जान, जरा तुम्हें अपनी माफिया का रूप बड़ी फुर्सत और शिद्दत से दिखाता हूँ। अधीर की बात सुनकर सनम सहम गई। तभी अधीर के गार्ड्स भी वहां आ गए और सनम की तरफ देखने लगे। सनम ने अपनी हिम्मत बांधी और फिर से वहां से भाग गई। अधीर उसे भागते हुए देखकर डेविल स्माइल के साथ बोला, ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी अब ये, चलो बड़ी फुर्सत से इसका पीछा करो। अधीर के गार्ड्स उसकी बात मानकर वहीं पर रुक गए और अधीर अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सनम भागती हुई आगे बढ़ी। तभी उसे एक बिल्डिंग दिखाई दी जिसका काम रुका हुआ था। सनम ने आओ देखा न ताओ और उस बिल्डिंग में घुस गई और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई। सनम डर के मारे एक दीवार के पीछे छुप गई और जमीन पर बैठकर तेज तेज सांसें लेने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके सामने अधीर का भयानक और खून से सना हुआ चेहरा घूम रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि वो इतने दिन से कितने खतरनाक इंसान के आसपास घूम रही थी। सनम के चेहरे से पसीने की बूंदें बहती हुई नीचे गिर रही थी। तभी उसके कान में एक बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी, जान मेरा जान, कहाँ छुपकर बैठा है? आओ मेरे सामने, आओ तो तुम्हें हैवान की झलक दिखानी है।
ये सुनकर तो सनम के होश उड़ गए। उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसके सांस तक की आवाज उस बेदर्द को सुनाई न दे, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं और अपने साथ ले जाएगा। सनम की आंखों से पानी बह रहा था। वहीं वो बेदर्द उसे दीवानों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा था। सनम ने अपनी आंखें बंद कर ली, तभी उसे बहुत नजदीक से खौफनाक दमदार आवाज सुनाई दी कि यहाँ छुपा बैठा है मेरा चांद। सनम की आत्मा हिल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो डर गई। उसके सामने अधीर घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी जो सनम को डरा रही थी। सनम सहम गई और दीवार से चिपक कर बैठकर अधीर को देखने लगी। अधीर कातिल मुस्कान लिए उसके डरे हुए चेहरे को देख रहा था। अचानक से उसने सनम का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उस जगह से बाहर निकाला। सनम बुरी तरह से डरी हुई थी। अधीर को वो देखे जा रही थी जो सनम को पागलों की तरह अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी घुमाकर देखे जा रहा था। सनम ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अधीर ने उसका हाथ कसकर दबा दिया और सनम को जोर से खींचकर घुमा दिया और सनम का हाथ अपनी कमर से लपेटकर मरोड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर जुनून से बोला, शरीफी हजम नहीं हुई ना तो अब मेरी बेरहमी झेलो। बहुत भगाया है आज तुमने मुझे और अब अपने एक एक पसीने की बूंद का हिसाब लूंगा। सनम के हाथ में दर्द हो रहा था। वो रोने लगी और बोली, अरे प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, आप अचानक मेरे पीछे पड़ गए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अधीर ने सनम के कंधे को कसकर चूम लिया और गुस्से से बोला, चुप, अपनी जुबान खोली ना तो जान से मारकर यही काट दूंगा। सनम सहम गई और रोने लगी। अधीर उसे पीछे से गुस्से से देख रहा था। आज वो उसके साथ न जाने क्या करने वाला था। उसका गुस्सा उसके बस में नहीं था। अब वो अपनी शैतानी रूप में, अपने बेदर्द रूप में आ गया था। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर